हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्य अवस्था का आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे। कल मैंने आप लोगों को अम्ल और क्षार के विभिन्न सिद्धांत पढ़ाए थे, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी और लुईस। और ब्रॉन्स्टेन-लॉरी के सिद्धांत में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा था, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है। तो आज जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो संयुग्मी अम्ल और क्षार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, आज हम लोग उनको कवर करते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है ना। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार अपने अपने अम्ल और क्षारों से मिलकर बनते हैं। जैसे कल का उदाहरण एक बार फिर से रिपीट करें हम लोग, जैसे HCl और H2O की क्रिया करवाते हैं। तो ब्रॉन्स्टेन-लॉरी का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो H+ आयन देते हैं उसको प्रोटॉन कहते हैं, और जो H+ आयन लेते हैं यानी जो प्रोटॉन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो देखिए, इस HCl ने H2O को अपना प्रोटॉन दिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अम्ल। और इसने चूंकि एक प्रोटॉन ग्रहण किया है तो ये क्या हो जाएगा, H3O। ठीक है, ये तो हो गया अम्ल, और इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्षार। और अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद जो शेष बचा आयन है वो क्या कहलाता है, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के पश्चात बचा पदार्थ कहलाता है संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार से क्षार द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद शेष बचा अम्ल कहलाता है संयुग्मी अम्ल। ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सेम वही उदाहरण इस्तेमाल किए जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं, ठीक है, और क्षार कौन होते हैं, जो H+ आयन लेते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। संयुग्मी अम्ल और उसके क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। परिभाषा यही है कि किसी भी अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार में भी एक प्रोटॉन का अंतर है। आप ध्यान से देखो, HCl और Cl में एक H+ आयन का अंतर है। इसी प्रकार से H2O और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन, इसमें भी एक हाइड्रोजन यानी कि एक प्रोटॉन आयन का अंतर है। एक उदाहरण और मैंने आपको कल बताया था कि अमोनिया प्लस जल। तो अब इस बार क्या होगा कि जल अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है। जल अम्ल और क्षार दोनों का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग उभयधर्मी अम्ल क्षार भी कहते हैं, उभयधर्मी विलायक भी कहते हैं। तो अभी फिलहाल इसने प्रोटॉन त्यागा इसलिए अम्ल, और इसने प्रोटॉन ग्रहण किया इसलिए क्षार। प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात, क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात शेष बचा अम्ल क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल, है ना। इसी प्रकार से प्रोटॉन त्यागने के पश्चात शेष बचा क्षार क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार। और एक बार फिर से वही बात रिपीट की, अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार में और क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल में एक प्रोटॉन का अंतर है। आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे H2 और OH- आयन में एक किसका अंतर है, एक प्रोटॉन का। और अमोनिया और NH4 अमोनियम आयन के बीच में भी आपको एक प्रोटॉन का अंतर नजर आ रहा होगा। तो ये कल की बात हमने फिर से रिपीट की है। प्रश्न अब कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रश्न इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं कि प्रश्न दिया है कि संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार को परिभाषित करते हुए, क्षार को परिभाषित करते हुए क्या बताना है हमको, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को परिभाषित करते हुए निम्न स्पीशीज के लिए, निम्नलिखित स्पीशीज, है ना, स्पीशीज मतलब इस तरह के आपको कुछ फॉर्मूलेज देंगे, स्पीशीज के लिए संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार लिखिए, है ना। अब वो स्पीशीज क्या क्या दे रहे हैं हमको, तो स्पीशीज हैं आपके लिए HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल, पहचानते हैं हम लोग इसको, ये नाइट्रस अम्ल है। इसके अलावा दिया है साइनाइड आयन, है ना, CN आयन, साइनाइड आयन। उसके बाद में दिया है HClO4,
परक्लोरेट, है ना, और हाइड्रोजन परक्लोरेट कहते हैं इसको, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और कार्बोनेट आयन और सल्फाइड आयन। कार्बोनेट पे 2+ चार्ज और सल्फर पे यानी सल्फाइड आयन, है ना। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इससे कौन कौन से संयुग्मी अम्ल बन सकते हैं और संयुग्मी क्षार बन सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कैसे इसको क्लियर करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पीशीज, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा HNO2। अब आप ही सोचिए कि जो HNO2 है वो क्या है, नाइट्रस अम्ल है। तो नाइट्रस अम्ल, अम्ल क्या करता है, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है। तो जब इसमें से एक H+ निकल जाएगा तो क्या बचेगा शेष इसका यहाँ पे अपन संयुग्मी अम्ल बनाते हैं, है ना। और अगर किसी का क्षार बनता है तो वहाँ पे हम लिख देंगे संयुग्मी क्षार। तो HNO2 का जब आयनन होगा तो HNO2 का आयनन होने के पश्चात क्या शेष बचेगा, NO2। तो उसको क्या बोलोगे आप, संयुग्मी अम्ल बोलोगे कि क्षार बोलोगे। ये क्या चीज़ है, ये अम्ल है। तो अम्ल द्वारा, फिर से परिभाषा सुनो, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के पश्चात शेष बचा क्षार क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार। मैं आपके लिए एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। संयुग्मी अम्ल जो होता है ना, वो अम्ल का उल्टा होता है। अम्ल कौन होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, जबकि संयुग्मी अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और संयुग्मी क्षार किसको बोलेंगे अपन, जो क्षार के उल्टे होते हैं। क्षार प्रोटॉन लेते हैं तो ये प्रोटॉन को देते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अब देखो HNO2 जो होता है नाइट्रस अम्ल, आप जब इसका आयनन करोगे तो H पे प्लस और NO2 पे माइनस, तो जो NO2 बचेगा वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार ही तो कहलाएगा ना। और संयुग्मी क्षार कौन होगा, कि जो संयुग्मी क्षार जो प्रोटॉन दाता होता है, ठीक है। संयुग्मी क्षार सदैव क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन को, अम्ल प्रोटॉन दाता, क्षार प्रोटॉन ग्राही। इसी प्रकार से संयुग्मी अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं और संयुग्मी क्षार प्रोटॉन दाता होते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। दूसरा CN। अब इस CN में जब एक प्रोटॉन को ऐड कर देंगे HCN, है ना, तो इसने देखो प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, इसने प्रोटॉन त्यागा तभी तो NO2 बचा ना। अब इसने क्या करा, प्रोटॉन को ग्रहण किया HCN, तो ये क्या बन जाएंगे, इन्होंने, ये संयुग्मी अम्ल है ना, इसने HCN को ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से अगला जो आएगा, मतलब यहाँ पे डैश लिख दो, यहाँ पे डैश आ जाएगा। इसके बाद में HClO4। HClO4 क्या है, परक्लोरिक अम्ल। तो स्वाभाविक सी बात है, अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन त्यागता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ClO4 पे माइनस चार्ज, यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके बाद में अगला कौन है आपके पास, F, फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन क्या करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। मतलब कि संयुग्मी अम्ल जितने भी होते हैं उनमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा पाया जाता है ना, ये प्रोटॉन वाले होते हैं। और जो संयुग्मी क्षार होते हैं उसमें प्रोटॉन्स की कमी होती है। तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। इसके बाद में आ जाता है OH, ये स्पीशीज है ना, स्पीशीज क्या है, OH। अब इसको एक H दे दो तो इसका जो संयुग्मी OH को अगर अपन ने एक और दे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संयुग्मी अम्ल और यहाँ पे लिखेंगे संयुग्मी क्षार। तो क्या हो जाएगा, इसको एक H दे दोगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। ये संयुग्मी अम्ल बन चुका है इसने, क्योंकि प्रोटॉन ग्रहण कर लिया है। और जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो संयुग्मी क्षार होते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और क्या बचा, CO3 पे 2- चार्जेस, तो ये भी प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। ये 2 प्रोटॉन ग्रहण करके HCO3 बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है यदि, हाँ लेकिन एक बात हो रही है कि हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन की, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक H भी ले सकते हैं और उस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से आखिरी H के ऊपर 2 माइनस चार्ज, इसको भी एक H दे दो तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड आयन भी कहते हैं। तो ये हो गए इनके संयुग्मी अम्ल के उदाहरण और ये संयुग्मी क्षार के उदाहरण। प्रश्न ये था कि संयुग्मी अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। तो संयुग्मी अम्ल और क्षार की परिभाषा ये है कि किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने पर शेष बचा क्षार संयुग्मी क्षार कहलाता है। इसी प्रकार किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करने के पश्चात शेष बचा अम्ल संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार में और क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल में सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर। अब आगे की बात कि निम्नलिखित स्पीशीज में आप संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार लिखिए। तो देखो ना, एक चीज़ है कि अगर इसका संयुग्मी क्षार है तो अम्ल कैसे होगा, क्योंकि ये खुद अम्ल है
है ना। अब जैसे यहाँ पर इसका कोई संयुग्मिक क्षार नहीं है, इसका अम्ल है, तो क्योंकि ये खुद क्षार का व्यवहार कर रहा है। HCO3 का क्या बन चुका है आपका, इसका संयुग्मिक क्षार बना है, इसका मतलब ये स्वयं क्या है, ये अम्ल है। इसका संयुग्मी अम्ल बना मतलब फ्लोराइड आयन क्या है, ये स्वयं क्षार है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सिल आयन का संयुग्मी अम्ल बना, इन सबके संयुग्मी अम्ल बने हैं, मतलब कि ये सबके सब कैसे हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, आपकी NCERT का प्रश्न है ये। इसी प्रकार से एक और हम लोग प्रश्न हल करते हैं। तो NCERT का हमारा अगला नया प्रश्न है कि स्पीशीज H2O, HCO3 आयन, है ना, मतलब कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन, अमोनिया, ये अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। और कौन सा वाला अम्ल क्षार, ब्रॉन्स्टेंट अम्ल और ब्रॉन्स्टेंट क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो प्रत्येक के संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार लिखिए। अब इसका उत्तर अपने को कैसे तैयार करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ठीक उसी तरह से, है ना। इसका आंसर आपको ऐसे लिखना होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संयुग्मी अम्ल और फिर लिखेंगे संयुग्मी क्षार। आपको एक बात बिल्कुल क्लियर है कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। संयुग्मी अम्ल और उसके क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है, इसी प्रकार संयुग्मी क्षार और उसके अम्ल में भी एक प्रोटॉन का अंतर होता है, एकदम क्लियर है। अब जैसे सबसे पहली स्पीशीज है जल, तो जल क्या करता है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार इसका क्या बन जाएगा। देखो संयुग्मी अम्ल कब बनेगा, जब ये एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। वो देखो परिभाषा, संयुग्मी अम्ल किसको कहेंगे, संयुग्मी अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो इसका मतलब इसको एक प्रोटॉन दे दो तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन गया है इसका संयुग्मी अम्ल। और संयुग्मी क्षार किसको बोलते हैं वो लिखा, जो H+ आयन देते हैं, यानी आप इसमें से H+ आयन निकाल दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो इसका संयुग्मी क्षार क्या बन जाएगा, OH- आयन। बिल्कुल क्लियर, इन दोनों में भी एक H+ का अंतर है, इन दोनों में भी एक H+ का अंतर है, यानी दोनों में प्रोटॉन का अंतर है, ठीक है ना। और वैसे भी तो ये उभय प्रोटिक हैं। उसके बाद में दूसरा HCO3 पे माइनस आयन, इसका संयुग्मी अम्ल कैसे बनाओगे, फिर से उधर देखो संयुग्मी अम्ल कौन होते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, मतलब इसको एक प्रोटॉन दे दोगे तो ये बन जाएगा H2CO3। और इसको जब आपको संयुग्मी क्षार बनाना है, बार बार हमको उधर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले संयुग्मी अम्ल, प्रोटॉन देने वाले संयुग्मी क्षार। तो इसमें से प्रोटॉन हटा दो तो क्या बच जाएगा, कार्बोनेट, और कार्बोनेट पे फिर 2- चार्ज आएंगे क्योंकि हाइड्रोजन हट चुका है ना, इसलिए। उसके बाद में तीसरा आता है HSO4। तो ये संयुग्मी अम्ल कब बनेगा, संयुग्मी अम्ल प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात बनते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा H2SO4, है ना। और जब वो प्रोटॉन त्याग देगा तब क्या बच जाएगा, ये SO4 के ऊपर 2- चार्ज सल्फेट आयन बन जाएगा। अमोनिया की बात कर लेते हैं, अमोनिया को जब आप एक प्रोटॉन दोगे तो वो बन जाएगा NH4 के ऊपर प्लस चार्ज अमोनियम आयन, और जब इसमें से एक प्रोटॉन कम करोगे तो क्या बन जाएगा, NH2 के ऊपर एक माइनस आयन। तो ये प्रश्न भी आने की संभावना है, 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है। चलिए, तो इसी तरह का अब हम लोग एक और प्रश्न हल करते हैं। हमारा एक और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया है अलग से कि निम्न में से ब्रॉन्स्टेंट अम्ल के संयुग्मिक क्षार के सूत्र लिखिए, मतलब HF, है ना, और एक दिया है H2SO4 और एक दिया है HCO3 पे माइनस चार्ज। प्रश्न ये है कि ये तीनों जो है ये अम्ल हैं, ये तीनों अम्ल हैं, तो इन तीनों के संयुग्मिक क्षारों के सूत्र लिखिए। फिर से सुनिए, ये तीनों क्या हैं, अम्ल। इसका आंसर अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि ये तीनों अम्ल हैं, तो अम्ल के संयुग्मिक क्षारों के सूत्र लिखिए। बिल्कुल इसी तरह का तो है ये। तो जैसे सबसे पहला है HF, है ना, ये तो अम्ल है, इसका संयुग्मिक क्षार कौन हो जाएगा, इसमें से एक H हटा दो तो संयुग्मिक क्षार क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन, है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में से अगर आप एक H हटा दोगे, एक H, एक प्रोटॉन हटा दोगे, क्योंकि प्रोटॉन दाता होता है ना, तो क्या बचेगा, HSO4 पे माइनस चार्ज। इसी प्रकार से HCO3 पे माइनस चार्ज है, और इसमें से अगर आपको एक प्रोटॉन को हटाना है तब वो क्या बन जाएगा, CO3 के ऊपर 2- चार्ज, है ना। तो लगभग एक जैसे प्रश्न है ये। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझकर कॉपी में लिखना है और परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है ना। इसी प्रकार से ये तो अम्ल की बात हो गई। इसी को आगे हम लोग एक प्रश्न को बढ़ा देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न क्षार के संयुग्मी अम्ल लिखो। ठीक है, NH2, NH3,
और एक और क्या है HCOO, है ना। तो ये क्या है, ये क्षार हैं। इन ब्रॉन्स्टेड क्षारकों के संयुग्मी अम्ल लिखिए, ठीक है। तो अपन एक तरफ लिख लेते हैं क्षार और एक तरफ लिख देते हैं उनका संयुग्मी अम्ल। इसका आंसर भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, जैसे NH2। अब संयुग्मी अम्ल किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसको एक प्रोटॉन दे दो तो काय में बदल जाएगा, ये अमोनिया में। फिर अगला है अमोनिया, इसका संयुग्मी अम्ल, इसको एक और प्रोटॉन दे दो तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन में, है ना। और इसी प्रकार से अंतिम क्या है HCOO, HCOO पे माइनस चार्ज, इसको भी एक और प्रोटॉन दे दो, है ना। संयुग्मी अम्ल में क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन देना पड़ता है। तो H2CO ये बन जाएगा, या H2CO2 कैसे लिखते हैं, H2COO को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो ये लिख सकते हैं अपन HCOOH, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, है ना। तो वो संयुग्मी अम्ल और ये सामान्य क्षार। तो ये तीनों प्रश्न क्लियर हो गए। ये कैसा क्वेश्चन था कि ऐसे स्पीशीज थे जिनके संयुग्मी अम्ल भी संभव है, संयुग्मी क्षार भी संभव है। ये प्रश्न कैसा था कि भैया ये तीनों अम्ल हैं तो आप इनके संयुग्मी क्षार लिख के बताओ। और ये प्रश्न कैसा था कि ये तीनों क्षार हैं तो आप इसके संयुग्मी अम्ल लिखकर बताइए। तो ये टॉपिक आपका पूरा व्यवस्थित कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा लुईस वाले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, है ना। हमारा जो अगला प्रश्न है वो लुईस अम्ल और लुईस क्षार पर आधारित है। तो एक बार थोड़ा सा टैली कर लें कि लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत क्या था। तो वो ये था कि लुईस के अनुसार लुईस अम्ल कौन होते हैं, लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, वो तो लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षार कौन कहलाएंगे, लुईस क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। जैसे BF3 लुईस अम्ल है और अमोनिया लुईस क्षार है। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्पीशीज को, मैं प्रश्न लिख नहीं रही हूँ, आप समझ लेना, कि निम्नलिखित स्पीशीज को लुईस अम्ल और लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए और ये क्यों लुईस अम्ल और लुईस क्षार की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, पहला दिया है हाइड्रोक्सिल आयन, दूसरा दिया है इसके अंदर फ्लोराइड आयन, है ना, तीसरा दिया है इसमें हाइड्रोजन आयन प्लस आयन, और अगला दिया है इसके अंदर BCl3। तब आपको ये बताना है कारण के साथ कि इनमें से कौन कौन लुईस अम्ल है और कौन लुईस क्षार है और क्यों। तो जो आपका सबसे पहला वाला है हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या है, ये है लुईस क्षार, ये लुईस के हिसाब से क्षार है। और क्यों है क्षार, क्योंकि यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा कि ये लुईस क्षार है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। क्यों होता है समझे अपन इसको, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक ये देखो 1 2 3 4, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये 6 हैं और इसके ऊपर हाइड्रोजन आयन है, और चूंकि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म को देना पसंद करते हैं, इसलिए लुईस क्षार हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। फ्लोराइड आयन ये भी लुईस के हिसाब से क्षार है। क्यों है पता है, मतलब लुईस क्षार कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो लुईस क्षार है। अब क्यों है, देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 है तो उसके पास तो ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है मतलब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है। तीसरी चीज आती है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बेचारा लुईस अम्ल है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। कैसे होता है, देखो बेचारे हाइड्रोजन के पास एक तो इलेक्ट्रॉन है और वो भी उसने त्याग दिया, मतलब उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करता है, इस वजह से लुईस अम्ल है। और BCl3 तो बहुत अच्छे से हमको याद है कि ये कौन है, लुईस अम्ल। ये मैंने कल की वीडियो में डिटेल में समझाया था कि बोरॉन की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से। तो इनमें क्या होता है, साझेदारी होती है,
है ना, 7 इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन के पास में है और ये क्या करते हैं आपस में, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो तीनों क्लोरीन परमाणु का तो अष्टक पूरा हो गया, पर बेचारे बोरॉन के पास 2, 4 और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम बताएंगे कि ये लुईस अम्ल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, ग्राही की तरह कार्य करता है। तो ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया है ना, ये तो क्लियर है। एक और प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन कौन लुईस अम्ल हैं, है ना। तो कौन कौन, प्रश्न है कि लुईस अम्ल कौन कौन है, समझाइए। लुईस अम्ल को छाटिए, कौन कौन है एग्जाम्पल में, H2O है ना, फिर BF3, तो ये तो है भी BF3, हाइड्रोजन आयन ये भी है, और अमोनियम आयन भी लुईस अम्ल का काम करता है। तो इनमें से लुईस अम्ल कौन कौन है, तो हमारा आंसर होगा कि इनमें से ये सभी लुईस अम्ल का कार्य करते हैं, लेकिन ये दोनों प्रबल लुईस अम्ल का कार्य करते हैं। ये तो उदासीन अणु है, उदासीन इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेता भी है देता भी है ना। तो ये अति दुर्बल लुईस अम्ल है और ये दोनों प्रबल लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो हमने आज के टॉपिक्स पढ़े हैं ये अम्ल और क्षार पर आधारित हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, क्योंकि विद्युत अपघट्य समझ में आ जाएगा तो आपको अगले जो प्रश्न है वो थोड़े से आसान लगेंगे। अगला हमारा प्रश्न है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, है ना। विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है कि वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थ को जल में घोल दिया जाता है या पिघली हुई अवस्था में इसको यूज करते हैं, विलयन अवस्था में इस्तेमाल करते हैं, तब ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, उनको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब ये जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के कैसे होते हैं ये, तो एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक होता है दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो जल में मिलाने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया सोडियम क्लोराइड और इसका आयनन करेंगे तो क्या होगा, Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो मान लो हमने इसके 100 अणु लिए हैं तो सभी के सभी अणु धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाएंगे, यानी ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। याद रखना कि जो जल में विलय करने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी एक एक इसका कण आयनों में विभक्त हो जाता है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं कि जिसका आयनन होता तो है लेकिन कैसा होता है इनका आयनन, अल्प मात्रा में ये आयनित होते हैं। अल्प मात्रा का मतलब बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH, है ना। तो CH3COOH जो होगा इसका आयनन करोगे तो H पे प्लस और CH3COO पे माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गए, ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ इसके मैं आपको एग्जांपल्स बता दूं प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य के। सोडियम क्लोराइड तो है ही, है ना, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम फ्लोराइड या क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, उसके अलावा NaOH, फिर KOH, MgOH का होल ट्वाइस। ये बहुत सारे उदाहरण है क्योंकि इसमें मैंने अम्ल क्षार और उदासीन लवण सब कुछ ऐड कर दिया है। HCl भी आ जाएगा इसके अंदर, HNO3 भी आ जाएगा, H2SO4 भी आएगा, है ना। इसी प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक तो एसिटिक अम्ल आपको दिख रहा है, एक होता है सोडियम एसीटेट, है ना, एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघट्य है ना उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ये वाली, ये पता है क्या है, ये उदासीन लवण है, उदासीन लवण जो अम्ल और क्षार से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। ये भी उदासीन लवण में आ जाएगा, इसको अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं CaCl2 को।
अब ये जो मैंने लाइन लिखी ना, ये वाली NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये हैं प्रबल क्षार। हम लोग बफर विलयन पढ़ेंगे, उसमें काम में आएगा। और ये जो हैं, ये क्या हैं? प्रबल अम्ल। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और इनके आयनन की मात्रा अधिक होती है। इसमें भी मैंने आपको 3 बातें बता दी, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल उदासीन लवण। इसी प्रकार से यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनमें क्या है, इनको थोड़ा सा अपन ऐसे देखते हैं। देखो, ये जो पहला वाला है ना, एसिटिक अम्ल, ये तो है दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार से ये दोनों क्या हैं? ये हैं दुर्बल लवण, उदासीन लवण। और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे NH4OH। ये है आपका दुर्बल क्षार। तो वे विद्युत अपघट्य जो जल में विलय करने पर पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। उनमें हमने अम्ल, क्षार और लवण देखे। यहाँ भी हमने अम्ल, क्षार और लवण को देखा है। इनको याद रखना, जिससे कि आगे के प्रश्न हमको आसान लगेंगे।